डेटा की कमी को देखते हुए हम डायमंड वर्ल्ड की तुलना में दुष्ट ग्रहों पर चर्चा करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाने जा रहे हैं। किसी ज्ञात दुनिया की यात्रा की कल्पना करने के बजाय हम कल्पना करेंगे कि एक दुष्ट ग्रह का जीवन इतिहास क्या हो सकता है। हम अपने काल्पनिक ग्रह का नाम हेवन उन कारणों से रखेंगे जो नीचे स्पष्ट हो जाएंगे। प्रतीकात्मक रूप से कहें तो हमारा अपना सूर्य आकाशगंगा के सुदूर उपनगरों में स्थित है। एक साफ रात में हम आकाश में लगभग 2000 तारे देख सकते हैं। गैलेक्टिक सेंटर की ओर बढ़े और आप आसानी से उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां आसमान 100 गुना अधिक सितारों से जगमगाएगा। हम हेवन के जन्म स्थान को ऐसे ही क्षेत्र में रखेंगे। हमने देखा कि सभी भारी तत्व तारों में बनते हैं और तारों के मरने पर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में लौट आते हैं, क्योंकि हेवन का तारा आकाशगंगा के केंद्र के करीब बना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पड़ोस की तुलना में इसके पड़ोस में कई अधिक सुपरनोवा रहे होंगे और इसलिए हेवन के घरेलू सिस्टम में वस्तुओं में हमारे सिस्टम में पाए जाने वाले की तुलना में अधिक भारी तत्व होंगे। बेशक इन भारी तत्वों में गर्मी पैदा करने में सक्षम रेडियोधर्मी सामग्रियां शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हेवन और उसके पड़ोसियों के लिए ग्रहों के निर्माण की मूल प्रक्रिया काफी हद तक हमारे अपने सिस्टम की तरह ही चली होगी। शायद अधिक संख्या के कारण कुछ बदलावों के साथ क्षेत्र में सुपरनोवा बर्फ रेखा के अंदर हमें छोटे चट्टानी स्थलीय ग्रह मिलते हैं। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए झेंदर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ, जिनके बाहर गैस के दानव बने हुए हैं। बृहस्पति की तरह इन गैस दिग्गजों में एक चट्टानी कोर है जो शायद पृथ्वी के आकार से कई गुना अधिक है, जो हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल आवरण से ढका हुआ है। अजीब बात है, यह संरचना हेवन के इंटीरियर में गर्मी की एक नई आपूर्ति शुरू करेगी। जिस तरह के दबाव हम ग्रह के अंदर पाते हैं उसमें तरल हाइड्रोजन और हीलियम मिश्रित नहीं होते हैं, इसलिए भारी हीलियम बूंदों में बदल जाएगा और ग्रह के केंद्र की ओर गिर जाएगा। इस हीलियम बारिश में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा जारी करने का प्रभाव होगा, जो कि हमने ऊपर दी गई सूची में गर्मी का एक और स्रोत जोड़ दिया है। हम जानते हैं कि यह प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि हम शनि में इसके प्रभावों का पता लगा सकते हैं। हमारे ग्रह का निर्माण कुछ मायनों में इसके सौर मंडल के गठन का एक लघु संस्करण है। जैसे ही हेवेंट का केंद्रीय पिंड आकार लेता है, यह उन सामग्रियों की एक डिस्क प्राप्त कर लेगा जो ग्रहों और अंततः चंद्रमाओं का निर्माण करती है। इन चंद्रमाओं का स्थान और आकार संयोग की बात होगी, लेकिन सिर्फ तर्क के लिए मान लीजिए कि हेवन को बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमाओं जैसे 4 चंद्रमा और एक बड़ा चंद्रमा, शायद पृथ्वी के आकार का चंद्रमा अधिक दूर प्राप्त होता है। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि ग्रहों के बीच टकराव से ग्रह के चारों ओर छल्लों की एक श्रृंखला को आबाद करने के लिए पर्याप्त मलबे की आपूर्ति होगी। उन छल्लों के समान जो हम शनि के चारों ओर देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल समय के साथ इन छल्लों को विनाइल रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशन में बदल देते हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था। तथ्य यह है कि ये सभी चंद्रमा बर्फ रेखा से परे बन रहे हैं। इसका मतलब है कि कक्षा में मौजूद कई ग्रहों में पानी की बर्फ होगी। इस प्रकार जैसे जैसे प्रत्येक चंद्रमा बनता है और वस्तुओं के गिरने से उत्पन्न गर्मी के कारण उसका तापमान बढ़ता है, यह एक बिंदु तक पहुंच जाता है जहां सतह महासागरों का निर्माण होता है। रेडियोधर्मी नाभिक के क्षय द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त ऊर्जा जोड़े, जैसा कि हमने ऊपर देखा, हमारे अपने सौर मंडल की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में हो सकता है और महासागर भी उबल सकते हैं। अंततः हालांकि चंद्रमा की सतह के तापमान को हिमांक बिंदु से नीचे गिराने के लिए अंतरिक्ष में पर्याप्त ऊर्जा विकीर्ण की जाएगी और महासागर बर्फ की परत से ढक जाएंगे। इस बिंदु से आगे गठन की अवशिष्ट गर्मी, रेडियोधर्मिता और ज्वारीय ताप के संयोजन से उपस्थित महासागरों को तरल रखा जाएगा। यह महसूस करना आवश्यक है कि हेवन के तारे का चंद्रमा के गठन से कोई लेना देना नहीं है। कार्य करने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण ही है। जैसे जैसे हेवन प्रणाली में ब्रह्मांडीय बिलियर्ड्स का खेल आगे बढ़ता है, हम कई परिदृश्यों की कल्पना कर सकते हैं जिनके परिणाम स्वरूप ग्रहों की अस्वीकृति हो सकती है। उदाहरण के लिए हेवन अन्य गैस दिग्गजों में से
एक के साथ एक गुरुत्वाकर्षण रस्साकशी में फंस सकता है। एक रस्साकशी के परिणाम स्वरूप हेवन और एक या अधिक स्थलीय ग्रहों को बाहर निकाल दिया जाएगा और शेष ग्रहों की कक्षाओं को पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ भी हेवन को उसके चंद्रमाओं से अलग नहीं करेगा। इसमें शामिल पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है। इसलिए जब हेवन अपने तारे को पीछे छोड़ते हुए आकाशगंगा की ओर जाता है तो वह अपने चंद्रमाओं को भी अपने साथ ले जाता है। हमारे वर्तमान सिद्धांत सुझाव देते हैं कि हमारे अपने सौर मंडल के इतिहास में ग्रहों को जल्दी ही बाहर निकाल दिया गया था। इजेक्शन के बाद हेवन का क्या होता है, यह इजेक्शन प्रक्रिया के विवरण पर निर्भर करता है। ग्रह गैलेक्टिक केंद्र के चारों ओर अत्यधिक विलक्षण धूमकेतु जैसी कक्षा में जा सकता है या यह सूर्य की तरह एक शांत गोलाकार घूर्णन में स्थिर हो सकता है जो हर 200 मिलियन वर्षों में एक सर्किट बनाता है। हालांकि चाहे कुछ भी हो, हेवन को किसी अन्य तारे या दुष्ट ग्रह के साथ टकराव का सामना करने की अत्यधिक संभावना नहीं है। ऐसा होने के लिए अंतरिक्ष बहुत खाली है। वास्तव में यह एक प्रकार की अमरता प्राप्त करेगा। जैसे जैसे यह धीरे धीरे ठंडा होगा, अरबों वर्षों तक अंतरतारकीय अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहेगा। हालांकि ऐसा हो रहा है, हेवन के चंद्रमाओं पर दिलचस्प चीजें हो रही है। गठन के दौरान एक छोटे चंद्रमा का प्रारंभिक ताप वास्तव में सतही महासागर को उबाल सकता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण अणुओं को पकड़ कर रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और वे अंतरिक्ष में खो जाएंगे। ऐसा चंद्रमा बृहस्पति के चंद्रमा आयो की तरह विकसित हो सकता है, जिसमें आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से ज्वालामुखी संचालित होंगे।